मस्ट नो जावास्क्रिप्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं वैसे कंसेप्ट या टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा या समझाऊंगा जो एक प्रोग्रामर या डेवलपर को जानना होता है जावास्क्रिप्ट के बारे में, अगर वो वेब एप्लीकेशन की ओर काम कर रहे हैं या फिर वेब एप्लीकेशन की ओर जाना चाहते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में कभी-कभी आप देखते हो कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें बहुत सारे मेंबर्स डाल दिए। अब उस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में हम असाइन कर दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो वो असाइनमेंट तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स का, बट अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट्स का कोई भी मेंबर्स को चेंज कर रहे हो या फिर पहले ऑब्जेक्ट का कोई भी मेंबर को चेंज कर रहे हो, तो इसका इम्पैक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में ही पड़ेगा। तो वो क्यों होता है? तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू असाइन कर रहे हो पहला ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट में, तो सेलो कॉपिंग कंसेप्ट आता है। वो बेसिकली क्या करेगा कि दोनों जो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होते हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी लोकेशन, एक ही मेमोरी एड्रेस में वो पॉइंट करते हैं, ठीक है? जिसके कारण जब वैल्यू फेच होता है, तो वो क्योंकि एक ही एड्रेस में है, तो इसीलिए जो पी चेंज होगा वैल्यूज, वो बेसिकली उस एड्रेस को ही पॉइंट करेगा, जिसके कारण अगर आप किसी एक में चेंज करोगे कोई भी वैल्यू, तो वो दूसरा में भी इम्पैक्ट करेगा। तो आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, आईडी, नेम, सब्जेक्ट, कॉस्ट। अब इसमें ऐसो कंसोल लॉग किया, तो वो बेसिकली यही प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद नया ऑब्जेक्ट हम बनाए और उसमें हम असाइन कर दिए पुराने वाले ऑब्जेक्ट को। तो बेसिकली सेलो कॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि नया ऑब्जेक्ट बना दिए, डिस्प्ले करा देंगे, सेम आएगा। अब क्या कर रहे हैं कि मॉडिफिकेशन हम कर दिए, नया ऑब्जेक्ट में पाइथन डाल दिए नेम में। सेलो कॉपिंग करने के बाद, जैसे यहाँ सेलो कॉपिंग हो रहा है, उसके बाद आप नोटिस करो कि यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट जो है और जो पुराना ऑब्जेक्ट है, वो दोनों चेंज करेंगे अगर किसी एक ऑब्जेक्ट में आप पार्टिकुलर मेंबर को चेंज कर रहे हो। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नेम चेंज कर दिए पाइथन, तो क्या होगा, ये नेम पाइथन हेलो जेएस की जगह आ जाएगा और ये रिफ्लेक्ट करेगा दोनों में है, चाहे वो आप पुराने वाले ऑब्जेक्ट में लो या नए वाले ऑब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि दोनों सेम मेमोरी एड्रेस में रिफरेंस कर रहा है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? तो इससे बचने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है डीप कॉपिंग का। तो आइए समझते हैं। तो डीप कॉपिंग में क्या होता है कि हम ऐसो उसको सेपरेट मेमोरी लोकेशन में नए वाले ऑब्जेक्ट को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो पुराना ऑब्जेक्ट है, उसको आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके स्ट्रिंग बना दो। अब उस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को आप फिर से पार्स कर दो और एक नया ऑब्जेक्ट बना दो। वो नया ऑब्जेक्ट बेसिकली एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि सारे जो मेंबर्स होते हैं वो स्टोर हो जाएंगे नए वाले ऑब्जेक्ट्स में, प्लस ये इंडिपेंडेंट होगा पुराने वाले ऑब्जेक्ट से, जिसके कारण दोनों ऐसो एक दूसरे से अलग रहेंगे। अब बाद में आप मॉडिफिकेशन जब करोगे किसी एक में, फॉर एग्जांपल नए वाले ऑब्जेक्ट में यहाँ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा नया वाला ऑब्जेक्ट में, जैसे कि यहाँ कर रहा है। जब आप जावास्क्रिप्ट एरे प्रोग्रामिंग करते हो, तो आपके पास जब एरे आता है, उस एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट्स पे आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट पे तैयार करना है, एक-एक एलिमेंट्स पे कॉल बैक फंक्शन लगा के। तो क्या करना होता है? तो उसके लिए फॉर ईच मेथड का यूज़ करना होता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये हर एक एलिमेंट्स पे एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करेगा। जैसे कि आप सिंटैक्स में यहाँ देख सकते हो कि एक एरे लिया गया, उसमें फॉर ईच मेथड यूज़ किया। अब उस हर एक एलिमेंट्स पे एक पार्टिकुलर कॉल बैक फंक्शन यूज़ किया गया और डिस आर्गुमेंट का यूज़ किया गया ऑप्शनली। तो यहाँ पे करंट वैल्यू जो कि करेंटली वो जिस पे लगा रहा है अपना कॉल बैक फंक्शन, इंडेक्स तैयार करेगा और एरे पास करेगा। तो सेकेंड वे ऑफ तरीका जो सिंटैक्स है, तो यहाँ देख सकते हो कि एलिमेंट दिया गया, आई दिया गया, एरे दिया गया, तो इसको एज ए वो एरो फंक्शन यूज कर रहा है। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे एरे दिया गया, ठीक है, 1 2 3। अब उसमें क्या कर रहा है, फॉर ईच मेथड यूज कर रहा है, तो ये एरे में यूज कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये बेसिकली एरो फंक्शन है। तो ये क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को। तो सबसे पहले वो जीरोथ को ट्रैक करेगा, ठीक है, उसको वो कंसोल करके फिर सेकंड को ट्रैक करेगा, उसको कंसोल करके फिर थर्ड को ट्रैक करेगा, जिसके कारण आप देख सकते हो 1 2 3 आ जाता है। जावास्क्रिप्ट एरे ऑपरेशन में जो फॉर ईच मेथड का यूज होता है,
वो बेसिकली इटरेटिव मेथड होता है और इटरेटिव अप्रोच को फॉलो करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो पहले 0th एलिमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड एलिमेंट को एग्जीक्यूट करेगा कॉलबैक फंक्शन के थ्रू। सेकंड चीज़ ये हुआ कि ये बेसिकली अनडिफाइंड रिटर्न करेगा पूरे ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के बाद, और ये नॉन चेनेबल रिटर्न करता है। मतलब ये हुआ कि इसको आप चेनिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है? चेनिंग प्रोसेस फॉलो नहीं होता है। और एक चीज़ और है कि ये एक्सपेक्ट करता है सिंक्रोनस फंक्शन, जो फॉर ईच मेथड होता है। इसका मतलब ये हुआ जो कॉलबैक फंक्शन है, ये बेसिकली सिंक्रोनस फंक्शन एक्सपेक्ट करता है फॉर ईच मेथड। अब आते हैं एग्जांपल में। तो यहाँ देख सकते हो स्ट्रिंग लिया गया, फिर एक एरे लिया गया ABC। अब उस एरे में हम कॉलबैक फंक्शन लगा रहे हैं। ये बेसिकली क्या करेगा, आइटम जो कि हर एक एलिमेंट का आइटम है वो लेगा, इंडेक्स जो हर एक एलिमेंट का है 0 1 2, उसको वो एक के बाद एक लेगा और उसको समेशन कर देगा, जिसके कारण रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरह से आएगा 0A 1B 2C, ठीक है? और वो स्टोर हो जाएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जिसका आईडी P है। आगे चलते हैं तो यहाँ देख सकते हो कि एरे लिया गया, सम लिया गया। अब ऐसो फॉर ईच मेथड के अंदर एसिंग अवेट ऑपरेशन कर रहा है जो कि एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो इनर कॉल होगा जो कि A+B होगा और 9 आएगा आउटपुट में, बट एक्चुअल आउटपुट 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि फॉर ईच मेथड हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि ये सिंक्रोनस फंक्शन हो। इटरेशन उसे कहते हैं जो कि एक कंप्लीट एक ऑपरेशन चलाएगा उस लूप में एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेके। अब सवाल है इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंसेस ऑफ एरे, स्ट्रिंग, या फिर आप ले लो नोट लिस्ट, या फिर आप ले लो मैप, या फिर सेट, या फिर जनरेटर फंक्शन, या फिर आर्गुमेंट्स। तो ये सारे आपका इटरेबल ऑब्जेक्ट हुए। अब आता है कि फॉर ऑफ मेथड क्या होता है? तो फॉर ऑफ मेथड बेसिकली इटरेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उस इटरेबल ऑब्जेक्ट को हम सीक्वेंसली ऑर्डर में वैल्यू फेच करेंगे वन बाय वन। आइए समझते हैं प्रोसेस के बारे में। तो फॉर ऑफ मेथड यहाँ बेसिकली क्या करने वाला है, सबसे पहले इटरेबल मेथड को यूज करेगा जो कि इटरेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब इटरेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, इटरेबल ऑब्जेक्ट के हर एक वैल्यू, ठीक है? तो क्या करना है, डॉट नेक्स्ट लगा देना है, पहला वैल्यू आ जाएगा उसका फिर एग्जीक्यूशन कर दो, पहला इटरेशन, फिर उसके बाद डॉट नेक्स्ट लगाओ, फिर से वैल्यू आ जाएगा नया, दूसरा एग्जीक्यूशन करो, सेकंड इटरेशन, फिर तीसरा आएगा। इसी तरह चलते जाएगा, ठीक है? जब तक कि डन ट्रू नहीं हो जाता डॉट नेक्स्ट का, उसके बाद लूप एग्जीट कर जाएगा। तो एग्जाम्पल सा समझते हैं। तो यहाँ देख सकते हो एरे लिया गया, उस एरे को इटरेबल ऑब्जेक्ट बना दिया गया। अब क्या हो रहा है कि एलिमेंट में क्या आएगा, सबसे पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। आज जैसे ही डन ट्रू हो जाएगा डॉट नेक्स्ट में, ये लूप एग्जीट कर जाएगा और यहाँ पे कंसोल लॉग आप देख सकते हो ABC आ रहा है। तो इटरेबल जो होता है वो बेसिकली एरे भी हो सकता है, मैप भी हो सकता है, सेट भी हो सकता है, आर्गुमेंट्स भी हो सकता है, ठीक है? स्ट्रिंग भी हो सकता है। अब यहाँ पे नोटिस करो कि ABC एक स्ट्रिंग है, उसको हम स्ट्रिंग इटरेबल बना के डॉट नेक्स्ट करके A और B और C तीनों को सेपरेटली हम डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो मैप में भी सेम कंसेप्ट लगेगा, ABC 5 to 6 की वैल्यू पेयर में स्टोर हो रहा है। अब हमको क्या करना है, की वैल्यू को अगर डिस्प्ले कराना है तो एंट्री लगा दो बस इटरेबल में, उसके बाद ये डिस्प्ले हो जाएगा। बट अगर आपको की और वैल्यू दोनों को सेपरेटली डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए इस तरह का सिंटेक्स लिखाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स की वैल्यू, उसके बाद आप सेपरेटली वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो 5 to 6 आएगा, की को डिस्प्ले कराना है तो ABC आएगा। अब ऐसो नेक्स्ट आते हैं। तो सेट में जानते हो कि यूनिक वैल्यू होता है, तो सेट एट्रेबल बना के आप ऐसो हर एक वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हो इस तरह से। उसके बाद आप आर्गुमेंट्स के केस में भी सेम, आर्गुमेंट्स आप पास किए, आर्गुमेंट्स को भी आप सेपरेटली फॉर ऑफ मेथड यूज करके डिस्प्ले करा सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट में देख सकते हो कि आइटरेबल जो ऑब्जेक्ट होता है वो इटरेबल ऑब्जेक्ट मॉडिफाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमेशा जो लेट वैल्यू जो क्रिएट होगा वो नया क्रिएट होता है। तो यहाँ वैल्यू प्लस इज इक्वल टू 1 इस तरह से डिस्प्ले होगा, जो कि 1 + 1 2 + 1 3 + 1 2 3 4 आने वाला है। जावास्क्रिप्ट में कभी-कभी आपको ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको आइटरेट करना होता है, मतलब उस पे आपको लूप चलाना होता है। तो कैसे करोगे? तो उसके लिए बेसिकली फॉरिन मेथड का यूज होता है। तो फॉरिन मेथड बेसिकली क्या करता है कि जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है
उसका एन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज पे वो आइटरेशन चलाएगा, मतलब लूप चलाएगा। जैसे कि आप सिंटेक्स में यहाँ देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट लिया गया, उस ऑब्जेक्ट में वो हर एक की को निकालेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास की वैल्यू होता है, तो हर एक की को निकाल के उस की पे वो अपना लूप चलाएगा, आइटरेशन करेगा और कोड रन करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से वो की लेगा। उस तरह से वो जब तक की लास्ट वो नहीं ले लेता तब तक वो एग्जीक्यूशन होगा और लास्ट में कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और एंड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देखो कि ऑब्जेक्ट लिया गया ए बी सी, ठीक है। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से की को लिया गया, जो कि सबसे पहले ए को लेगा, फिर बी को लेगा, फिर सी को लेगा। अब ये की क्या है, की ये सो बेसिकली ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और की से हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे थ्रू ऑब्जेक्ट की, यहाँ देख सकते हो। तो ये बेसिकली 1 देगा, 2 देगा और 3 देगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ A1 B2 C3 आ गया। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है, उससे हम क्या कर रहे हैं कि ऑपरेशन चला रहे हैं, एक टेक्स्ट में उसको स्टोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले x लेगा उस ऑब्जेक्ट से, और उस x से हम पर्टिकुलर वैल्यू को फेच करेंगे और स्टोर कर देंगे टेक्स्ट में। इस तरह से हम 1 2 3 पाएंगे। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के इन्यूमरेबल स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज पे आइटरेशन या फिर लूप चलाने के लिए हम फॉर इन लूप मेथड का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो फॉर इन लूप मेथड का यूज हम प्रॉपर्टीज ऑफ जो एरे के होते हैं उस पे भी हम लूप चला सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे। तो यहाँ देख सकते हो एरे लिया गया, अब उस एरे में हम हर एक प्रॉपर्टीज पे हम लूप चला रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं उसका इंडेक्सेस को थ्रू वेरिएबल। अब उस वेरिएबल में हम आगे का कोड एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स को हम असाइन करेंगे वेरिएबल में, और इसी तरह जब तक कि लास्ट इंडेक्स ना हो जाए तब तक हम लूप को चलाएंगे और लूप को एग्जिट कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो कि एक एरे लिया गया, उसमें 1 2 3 4 5 वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अब एक टेक्स्ट स्ट्रिंग लिया गया, अब क्या कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर एरे से हम इंडेक्सेस को फेच कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहला इंडेक्स फेच होगा 0th, वो स्टोर करेंगे हम लेट में। फिर उसके बाद उस इंडेक्स से हम पार्टिकुलर वैल्यू को निकालेंगे जो कि 1 है, 1 को टेक्स्ट में डाल देंगे। फिर उसके बाद लूप सेकंड चलेगा, तो फर्स्ट इंडेक्स को जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड इंडेक्स को जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड इंडेक्स को, फिर फोर्थ इंडेक्स को। फोर्थ इंडेक्स को जाने के बाद लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, और टेक्स्ट में वो सारे वैल्यू आ जाएंगे 1 2 3 4 5 जो इंडेक्स के थ्रू मिले मुझे। तो यहाँ देख सकते हो डिस्प्ले 1 2 3 4 5 हो रहा है। जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते समय जो फंक्शन का रिक्वायरमेंट्स होता है वो बोला जाता है कि फंक्शन प्योर फंक्शन होना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो आइए समझते हैं प्योर फंक्शन को। तो प्योर फंक्शन बेसिकली वैसे फंक्शन होते हैं जिसमें कि आप मल्टीपल टाइम्स सेम आर्गुमेंट्स डालो तो वो आउटपुट हमेशा सेम देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स हम सेम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सेम रिजल्ट वो दे रहा है, ठीक है। अब समझते हैं इम्प्योर फंक्शन। तो इम्प्योर फंक्शन क्या होता है कि अगर मल्टीपल टाइम्स आप सेम आर्गुमेंट डालोगे तो हमेशा रिजल्ट डिफरेंट देगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्योर फंक्शन में क्या होता है, किसी दूसरे एक्सटर्नल डेटा या एक्सटर्नल स्टेट पे वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इम्प्योर फंक्शन किसी दूसरे स्टेट और दूसरे एक्सटर्नल डेटा पे वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हो दूसरा डेटा है, उस डेटा में हम इम्प्योर फंक्शन के अंदर देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर ऑपरेशन डिपेंड कर रहा है, जिसके कारण ये हमेशा डिफरेंट रिजल्ट देगा अगर हम मल्टीपल टाइम्स सेम आर्गुमेंट पास किए तो, ठीक है। अब इसको यहाँ समझते हैं कि ये साइड इफेक्ट करता है कि नहीं। तो इम्प्योर फंक्शन बेसिकली साइड इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमेशा देख रहे हो रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, और इस केस में साइड इफेक्ट का कोई सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सेम आउटपुट जनरेट होगा। जावास्क्रिप्ट में प्योर फंक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और इम्प्योर फंक्शन का एक या एक से ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब दूसरा आता है, प्योर फंक्शन बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है, किसी से डिपेंड नहीं करता है, वो कोई भी दूसरा स्टेट या दूसरा एक्सटर्नल वेरिएबल पे वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, और हमेशा सेम रिजल्ट देगा। बट इम्प्योर फंक्शन किसी दूसरा स्टेट में डिपेंड करेगा, दूसरे वेरिएबल में डिपेंड करेंगे, इसलिए वो डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो प्योर फंक्शन के अंदर दूसरा कोई प्योर फंक्शन आप लिख सकते हो, उससे कोई साइड इफेक्ट जनरेट नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो इम्प्योर से प्योर फंक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा लिया गया, इम्प्योर लिया गया और आर्गुमेंट पास किए, ठीक है। अब उस एक्सटर्नल डेटा पे पुश लगा रहा है, एरे पुश, और सेम आर्गुमेंट को पास कर रहा है, तो ये हमेशा डिफरेंट रिजल्ट देगा, ठीक है। अब ऐसो यहाँ देख सकते हो प्योर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया गया है। तो आप जब भी प्योर फंक्शन में कन्वर्ट करो
तो ये जो आप ले रहे हो कॉस्ट डेटा, ये इसी के अंदर लिख दो, फंक्शन के अंदर ही। इससे क्या होगा, कोई एक्सटर्नल डेटा पे ये डिपेंड नहीं करेगा